तो अब जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एसी। अब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट होती है जो फिक्स टाइम इंटरवल में अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। समझ में आ गया ना? यानी कि चेंजेस, यानी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की टेंडेंसी किसके अंदर होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर। अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो एसी करंट जो है वो साइन वेव को फॉलो करती है। अगर आपने मैथ्स में साइन का ग्राफ पढ़ा होगा तो सेम ग्राफ एसी का भी होता है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और अगर एसी करंट को दिखाना है तो कुछ इस तरीके से, दिस इज द ग्राफ फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट। आप देखोगे तो ये कंप्लीट एक वेव है और ये कंप्लीट साइकिल है एसी की। ऊपर वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है ना? अगर मैं बोलूं इस वेव को, ये ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये हाफ पार्ट हो गया और ये इसका दूसरा हाफ, और इस कंप्लीट वेव को चलने के लिए कितना टाइम लगा, तो उसको टी से दिखाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल टाइम टेकन बाय अ वेव, ठीक है ना, टू कवर वन रोटेशन, ठीक है ना। तो वेव का पूरा एक वेव जब फ्लो होगी तो उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, उसमें नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो टाइम पीरियड जो टी है, जब वेव ने अपना फर्स्ट हाफ कवर कर लिया और फिर सेकंड हाफ भी कवर कर लिया, अरे टोटल टी है तो इस पॉइंट में टाइम क्या है, 0। यहाँ पे कितना होगा टाइम, t/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, t। तो ये टोटल टाइम है t, जिसमें 0 से लेके t/2 ये है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, और फिर t/2 से लेके t ये क्या है आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल। तो लिख सकते हैं टाइम 0 से लेके t/2 तक हमें कैसी साइकिल मिल रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और फिर t/2 से लेके t तक जो हमें साइकिल मिल रही है वो है नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमने एसी के बारे में जानी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक वेव है। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है, तो आपको मैंने जो चैप्टर नंबर 6 इससे पहले पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। थोड़ा सा मैं उसे समझाता हूँ। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी फ्लक्स में चेंज आता है, जब भी अपने फ्लक्स में चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जब चेंज करते हैं, तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। समझ में आया? जिसका फॉर्मूला क्या था, E इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। और जितना ज्यादा स्पीड से आप फ्लक्स में चेंज करोगे उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। समझ में आ गया ना? अब इसको, इस कॉन्सेप्ट पे बेस अगर मैं एक काम करूं कि हम एसी को, क्योंकि हम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो एसी जनरेट कैसे होगी, उसके लिए एक डिवाइस है जिसका नाम ही एसी जनरेटर है। हम पूरा एसी जनरेटर तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एसी वेव की इक्वेशन बनाने के लिए उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो बस मैं आपको वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है, कुछ इस तरीके से रखा है। ये मैग्नेट का जो फेस इधर की ओर देख रहा है नॉर्थ पोल है, पीछे वाला क्या होगा, साउथ पोल। और ये कोई दूसरा मैग्नेट है, उसका यहाँ पे कौन सा पोल रखा गया है, साउथ पोल, पीछे साइड क्या होगा उसका, नॉर्थ। तो ऐसे दो मैग्नेट जो है हमने यहाँ पे अरेंज करके लगाए हुए हैं। अब ध्यान से देखना, इस मैग्नेट के बीच में मैंने एक कॉइल, अच्छा ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलता है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा। ये रही वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो नॉर्थ पोल से लेके मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है, साउथ पोल की, ठीक है। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम किससे दिखाते हैं, फाई से। अब अगर इन फ्लक्स को मैं चेंज करूंगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन मैग्नेट के बीच में कॉइल को रखते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख ली, ये कॉइल है। अब इस कॉइल को क्या करेंगे, हम इसके अंदर रोटेट करेंगे। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो किस में चेंज आएगा, फ्लक्स में। और अगर फ्लक्स में चेंज आएगा, रेड वाली लाइंस क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड को। तो जब ये कॉइल रोटेट करेगी, अभी ये ऐसे रखी गई है लेकिन इसको ऐसे अगर हम घुमाएंगे तो ये किस में चेंज लाएगी,
फ्लक्स में। क्यों लाएगी? क्योंकि आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू एन बी ए कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी रेड वाली लाइंस और इस कॉइल का एरिया वेक्टर, उसके बीच का एंगल होता है। अभी कॉइल एकदम ऐसे रखा गया सीधा, तो कॉइल का एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, राइट की ओर, तो एंगल कितना बना, 90। अब जब ये कॉइल घूमती रहेगी तो क्या है, थीटा एंगल बदलता जाएगा, और अगर थीटा बदलेगा तो किस में चेंज आ जाएगा, फ्लक्स में। समझ में आ गई ना बात? मान लो कॉइल है, इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अलावा, ठीक है, हम इसको ऐसे करके घुमा रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये ऐसे ऐसे करके घूम रही है। ये जो फ्लक्स है ना, एन तो यहाँ पे कांस्टेंट है। एन क्या होता है, इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वो तो जब कॉइल बनाए तभी फिक्स हो गए थे। बी क्या है, ये जो रेड वाली लाइन है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी फिक्स है। एरिया क्या है, ये जो ब्लू कलर की कॉइल है इसका एरिया, ये भी फिक्स है। लेकिन थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अभी क्योंकि ये कॉइल ऐसे रखी तो एरिया वेक्टर बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो इस केस में तो 90 डिग्री एंगल। लेकिन अगर मैं इस कॉइल को घुमा दूं तो फिर तो एंगल बदल जाएगा ना, और इस कॉइल को अगर मैं लगातार घुमाते रहूंगा तो ये एंगल थीटा भी लगातार चेंज होगा, और अगर ये थीटा एंगल लगातार चेंज होगा तो फिर फ्लक्स भी लगातार यानी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा। और अगर फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ही तो क्या कहलाता है, ईएमएफ। समझ में आ गया ना? तो अब आप एक चीज देखिएगा यहाँ पे, ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ओमेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा ओमेगा का? अच्छा, नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, जब ये घूमेगी तो थीटा एंगल से घूमेगी ना, तो कितना एंगल डिस्प्लेस हुई, थीटा। अब यहाँ से अगर आप थीटा निकालना चाहो तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ जो थीटा है उसकी जगह मैं ओमेगा टी को रिप्लेस करने वाला हूँ। तो जो फ्लक्स होगा, जो यहाँ से फ्लक्स आ रहा है फाई, वो कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम? ओमेगा टी कहाँ से आया, रिप्लेस किया गया। अब अगर आपको फ्लक्स मिल गया तो आप ये बता दोगे कितना ईएमएफ आ रहा है इस कॉइल में। अब जो भी कॉइल में ईएमएफ आएगा या वोल्टेज आएगा उसी का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हमें वोल्टेज प्रोड्यूस करना आ गया है। तो कितना वोल्टेज या ईएमएफ आएगा उसका फॉर्मूला क्या है, ये ईएमएफ कैसा होता है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। कैसा होता है? तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस डी बाई डी टी। अब मैं इतने दिन से सिखा रहा हूँ ना, डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स फाई कितना है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है एन बी और ए ये तो कांस्टेंट है, तीनों बाहर आ जाएंगे, यानी ई इक्वल्स टू माइनस एन बी ए, और डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो, टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है। एक काम करते हैं, यहाँ से देखो ई इक्वल्स टू माइनस एन बी ए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा तो कांस्टेंट है तो वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। तो अगर ओमेगा बाहर आने वाला है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, ऐसे हटा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमेगा यहाँ कर दो और ये आपस में मल्टीप्लाई में। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ईएमएफ कितना आ गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। वहां से हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये वो वोल्टेज है, ये वो ईएमएफ है जो हमने प्रोड्यूस कर लिया है। समझ में आया? अब ये ईएमएफ देखो, क्या ये ईएमएफ की वैल्यू चेंज हो रही है या फिक्स है? ये जो हमें ईएमएफ मिल रहा है ये फिक्स मिल रहा है क्या, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, या बदलता जा रहा है कंटिन्यूसली? तो देखो आप देख रहे हो एन तो कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो ये ईएमएफ इनकी वजह से तो नहीं बदलने वाला, ये तो फिक्स वैल्यूज हैं। लेकिन साइन के अंदर ओमेगा तो कांस्टेंट है लेकिन टाइम क्या है, वेरिएबल। तो अगर टाइम बदलेगा तो साइन की वैल्यू भी बदलेगी, और साइन थीटा अगर बदलेगा तो ईएमएफ भी बदलेगा। तो टाइम तो चेंज होता ही जा रहा है, यानी ये जो ईएमएफ मिला है ये आपको कैसा मिला है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। कैसा मिला है, जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होती जा रही है। मुझे बताओ, ये ईएमएफ अगर चेंज हो रहा है तो कभी ना कभी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब साइन थीटा कब होता है मैक्सिमम, जब उसकी वैल्यू क्या होती है, 1।
तो यानी व्हेन साइन ओमेगा टी किसके बराबर हो जाए, 1 के, व्हेन ये 1 हो जाए, तो अब ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ई कितना हो जाएगा बेटा, एन बी ए ओमेगा, और ये तो पूरा क्या हो गया है, 1। क्या 1 से ज्यादा हो सकता है, नहीं, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाती है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 1 पे ही क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, साइन की वैल्यू या तो 0 होगी या तो -1 होगी, सबसे ज्यादा कितनी होती है साइन की वैल्यू, 1। तो ये जो साइन ओमेगा टी है इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ 1। तो ईएमएफ यहाँ से मैक्सिमम आ गया। अब क्योंकि ये ईएमएफ मैक्सिमम है तो इसको स्पेशल तरीके से दिखाएंगे, हम लिखेंगे ई नॉट। क्या लिखेंगे, ई नॉट क्या बताएगा हमेशा, मैक्सिमम ईएमएफ। तो अब यहाँ पे देखो एन बी ए ओमेगा का वैल्यू कितना है, ई नॉट, तो क्या मैं एन बी ए ओमेगा की जगह ई नॉट लिख सकता हूँ। तो ईएमएफ कितना आ गया है यहाँ से, ई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ आया, यही ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है जो आपको किस में मिल रहा है, ये जो कॉइल है ना अंदर जो बना रखी है, ये अगर घूमेगी तो इस कॉइल में कितना वोल्टेज या ईएमएफ आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैसे दिखाते हैं, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो है। अच्छा, वोल्टेज मिल गया तो करंट भी निकाल सकते हो। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे वोल्टेज का काम कौन कर रहा है, E। तो अगर आपको E चाहिए तो E का फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू आर। पर अब मैं करंट निकालना चाहता हूँ, तो करंट क्या होगा, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो I क्या हो जाएगा यहाँ से, EMF कितना है आपका, E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी, अपॉन में क्या है, R। अब एक चीज देखो, ये ई नॉट है, ये आर है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट। अभी ये मैक्सिमम ईएमएफ है, तो मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट। समझ आ गया ना। तो आई क्या हो जाएगा यहाँ से, आई नॉट साइन ओमेगा। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, ऑल्टरनेटिंग करंट की। यानी अब हम जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसी। एसी करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। और ये क्या है फिर, ये रिप्रेजेंटेशन है एसी के वोल्टेज का। ये और जान लो, ये जो ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी, इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं, करंट का फेज। ठीक है, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा टी क्या कहते हैं, फेज। आई क्या है यहाँ पे, किसी टी टाइम में करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई। यानी इस टाइम पे करंट की कितनी वैल्यू, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई। इसलिए इसको लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर टाइम में क्या वैल्यू है करंट की, क्योंकि टाइम चेंज होगा करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो ना। तो इस इंस्टेंट, इस टाइम टी पे कितनी वैल्यू है, इसलिए इसको क्या लिख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। और आई नॉट क्या है यहाँ पे, तो अगर कोई पूछे आई नॉट क्या है, तो आई नॉट क्या है यहाँ पे, पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या है, पीक वैल्यू बोल सकते हो या मैक्सिमम वैल्यू, कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, ऑफ एसी। यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये हो गया इसका पीक वैल्यू, और ओमेगा टी क्या हो गया, करंट का फेज हो गया। इससे मिलके जो इक्वेशन बनी थी उसी को हम क्या बोलते हैं, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ आ गया इसमें कौन कौन सा शब्द किस बारे में बात कर रहा है, करंट कहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू क्या है, फेज क्या है। ओमेगा को क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर सिर्फ ओमेगा पूछ ले कोई, ओमेगा क्या है, तो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। किसी ऊपर कोई प्रॉब्लम, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई टी। लिख लीजिए।
ठीक है। अब हम थोड़े बहुत डिफरेंस पढ़ते हैं एसी और डीसी के बीच में, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एसी और डीसी का, एसी वर्सेस डीसी, थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या फर्क है इनके बीच में। देखो, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज करती है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। अगर एक कोऑर्डिनेट से तो देखो, किसी टाइम में वह पहले ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर यहाँ चली गई, फिर से ऊपर जाने लगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, लगातार चेंज। लेकिन डीसी की बात करें तो किसी भी समय में देख लो, डीसी की जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई। एसी को बनाने के लिए, एसी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए जिसका नाम है एसी जनरेटर। जबकि डीसी को बनाने के लिए हमें या तो सेल चाहिए या तो बैटरी। सेल और बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं डीसी करंट, ठीक है। अब डीसी करंट थोड़ा महंगा है प्रोड्यूस करना, क्योंकि सेल या बैटरी बनाओगे तो केमिकल्स की जरूरत है, केमिकल चाहिए, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, छोटे छोटे पार्ट्स बहुत होते हैं बैटरी में, है ना। लेकिन एसी जनरेटर है, उसमें क्या है, दो मैग्नेट रखे गए हैं, आपने देखा ही था ऊपर डायग्राम, और एक कॉइल है, बस इस कॉइल को घुमाते रहो, एसी करंट पाते रहो। कोई है इसमें फालतू चीजें, दो मैग्नेट है, बीच में कॉइल है, इसके अलावा इसमें कुछ भी झंझट है क्या, इसमें कोई केमिकल डाला। लेकिन अगर बैटरी से प्रोड्यूस करोगे डीसी, क्योंकि बैटरी से तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस होती है, डीसी, तो उसमें क्या होगा फिर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ज़्यादा पार्ट्स होने की वजह से क्या है, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। समझ में आ गया। एसी क्या है, थोड़ा चीप है, थोड़ा सस्ता है बनाना, क्योंकि सिंपल सा प्रैक्टिकल है कि दो मैग्नेट ले लेते हैं हम लोग, है ना, और उन मैग्नेट्स के बीच में क्या रोटेट कर देते हैं हम, कॉइल को। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बस इसके बीच में कॉइल को घुमाते रहो, आपको क्या मिलता जाएगा, करंट, एसी करंट मिलेगा। पर यहाँ क्या चाहिए आपको, बहुत बड़ी बैटरी चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, फिर केमिकल्स चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा मुश्किल है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये थोड़ा आसान है। जब तक एसी की खोज नहीं है तो आप डीसी का यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब तो आपके पास क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ बनता है या पता है। समझ आ गया ना। तीसरा फर्क क्या होगा इसके अंदर, कि जो एसी है ना, उसमें करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा किया जा सकता है। कम ज़्यादा करने का मतलब, एक डिवाइस है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। अब जो ट्रांसफार्मर है उसकी मदद से हम एसी वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं, या एसी करंट को कम भी कर सकते हैं, और जब मर्जी आए फिर वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन सेल और बैटरी में क्या है, आपको पता है कि अगर आपने किसी रजिस्टर से वोल्टेज पास किया तो रजिस्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज कम हो जाएगा, पर फिर इस वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते। समझ में आ गया ना। तो एसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर की मदद से ट्रांसमिशन में बहुत ही आसान है। एसी करंट को ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। अगर लंबी दूरी तक करंट को ट्रैवल कराना है, लेके जाना है, तो हीट लॉस इसमें क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। लेस हीट लॉस, डेल्टा से क्या दिखाते हैं, हीट, ठीक है। लेस हीट लॉस, इसमें हीट लॉस कम होगा, इसमें बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। दूसरा, एसी का डिसएडवांटेज भी है एक, फिर अभी तक तो हमने फायदे पढ़े, बट कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। जैसे एसी करंट जो है, इसका जो नेचर होता है वो होता है अट्रैक्टिव। तो अगर ये किसी को लगेगा तो वो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा, एसी करंट, है ना। तो एसी करंट की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट। तो एसी का जो एक डिसएडवांटेज है वो भी पता होना चाहिए। एसी की टेंडेंसी है, अगर डिसएडवांटेज की बात करें, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। अब ये अट्रैक्ट करेगा तो आसपास अगर किसी को लग गया एसी तो वो चिपका देगा उसको। लेकिन डीसी क्या है, किसी को अगर डायरेक्ट करंट डीसी लगेगा तो एक शॉक पड़ेगा और वो दूर जाके गिरेगा, है ना। तो डीसी करंट इस केस में कंपैरेटिवली सेफर है, सेफर तो नहीं है हालांकि, बट कंपैरेटिवली उसमें बचने के चांसेस ज़्यादा है। पर अगर एसी करंट लगेगा तो फिर वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये उसका नेचर है, ठीक है ना। तो ये इनके डिफरेंस है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज मीन वैल्यू ऑफ एसी। मीन और एवरेज दोनों एक ही चीज होती है। एवरेज को क्या बोलते हैं, औसत। एवरेज क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे क्या निकलता है, एवरेज। अब एवरेज या मीन वैल्यू एसी की क्या होती है, अजीब सी डेफिनेशन अभी समझेंगे। उससे पहले एक चीज देखो,
अगर आप AC को देखोगे ना कि इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। देखो मान लो इस समय टाइम 0 है, इस समय इसकी वैल्यू भी क्या है 0, लेकिन टाइम बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू भी लगातार क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। फिर अलग 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 इसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती जा रही है, क्या इसकी वैल्यू फिक्स है क्या, हर जगह पे ये अलग वैल्यू दे रही है, हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, हर पॉइंट में इसकी वैल्यू बदलती जा रही है गिवन टाइम पे। तो फिर अगर कोई आपसे पूछे इसकी कोई एक फिक्स वैल्यू बताओ तो क्या बता पाओगे, नहीं, क्योंकि जिस समय में आप उसकी वैल्यू बताओगे उसके अगले समय में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब AC की कोई एक फिक्स वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका फिर एवरेज निकाल लेंगे। तो जब मैं एक फिक्स वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा होता हूँ तो मैं क्या ले लेता हूँ, एवरेज। क्या ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी करंट की कोई फिक्स वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, इस करंट की पूरी एवरेज वैल्यू। समझ में आया। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखो ये 0 है तो यहाँ पे टाइम कितना था आपको याद होगा, T/2, और यहाँ कितना था T। अब अगर मैं पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये करंट की सारी वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, 0 से लेके कहाँ तक, T तक, ये सारी वैल्यू जोड़नी पड़ेंगी। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, अगर मैं 0 से T टाइम तक जोड़ूं तो कितनी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, कितनी है। अब इनफाइनाइट चीजों को जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इज द मेथड ऑफ एडिंग इनफाइनाइट टर्म्स। तो 0 से लेके T समय तक मुझे क्या जोड़नी है, सारी करंट जोड़नी है। और कितनी करंट होंगी, करंट की कितनी वैल्यू होंगी, यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। इनफाइनाइट चीजों को ऐड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अब सोचने की बात यहाँ पे है क्या, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। सोचने की बात यहाँ पे ये है, इसको मैं थोड़ा इधर बना लेता हूँ। यहाँ पे सोचने की बात ये है कि करंट की वैल्यू, जब करंट कहाँ पे है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, तो उस समय करंट की जो भी वैल्यू होगी, मान लो इस समय करंट की वैल्यू है 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ पे करंट की जो भी वैल्यू है, जितना वैल्यूज यहाँ पॉजिटिव में होंगी उतनी ही वैल्यू यहाँ क्या होंगी। तो अगर सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा आंसर, 0। अगर जितनी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव में है वही वैल्यू तो नीचे कहाँ है, नेगेटिव में। अब सबको जोड़ोगे, मान लो यहाँ वैल्यू है 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ भी ऐसी होंगी, बस साइन क्या होगा उनका उल्टा, माइनस का होगा। तो 1 -1 0, 2 -2 0, 3 -3 0, 4 -4 0, 5 -5 0। तो जब आप सबको जोड़ोगे तो पॉजिटिव साइकिल से, पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल, जब पूरी करंट को जोड़ दोगे तो एवरेज टोटल कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए तो आप निकाल ही नहीं सकते हो एवरेज वैल्यू। एक काम करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं कि हम कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्यों नहीं निकालते हैं। तो देखो मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं पहले, ठीक है ना। अब उसको प्रूफ करने से पहले हमें एवरेज वैल्यू को डेफिनेशन से समझना पड़ेगा कि एवरेज वैल्यू होती क्या है। प्रूफ तो हम बाद में करेंगे। अब सोचो मेरे पास दो सर्किट है, ये पहला सर्किट है, इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है और इसे कैसी सप्लाई दे रहे हैं हम, AC की सप्लाई। ये सिंबल AC का है। जब भी मैं ये दूं तो इसमें से मैं कौन सी करंट दे रहा हूँ इस रजिस्टर को, AC करंट। और अब मेरे पास सेम सर्किट है, ध्यान से देखना, मेरे पास दूसरा सेम सर्किट है, सेम रजिस्टर है, बट मैं सप्लाई बदल दे रहा हूँ। इसमें मैं कौन सी सप्लाई देता हूँ, DC सप्लाई, यानी बैटरी लगा देता हूँ। बैटरी कैसी है, एक DC सप्लाई का सोर्स है। दोनों सर्किट सेम है, जरा देखो दोनों के रजिस्टर सेम है। आप बोलोगे सर रजिस्टर भी सेम है, बस क्या कर दिया है, पहले में आप AC दे रहे हो, पहले में आप AC दे रहे हो और यहाँ पे DC दे रहे हो। अब देखो क्या होता है, AC की ना जो वैल्यू है, यहाँ पे DC का भी ग्राफ बना लेते हैं एक बार जरा, ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। देखो DC की वैल्यू चेंज हो रही है क्या, नहीं, वो फिक्स है। किसी भी टाइम पे देखो DC का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू एक फिक्स है। अगर मान लो 5 एम्पियर है तो टाइम कितना भी बढ़ा लो, कितना रह रहा है हर पॉइंट में, 5 ही रह रहा है। समझ में आया, यानी DC की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही। अब दोनों सर्किट में, एक में AC दे रहे हैं, एक में DC। अब आप देखो जब टाइम, अब किसी भी टाइम पे आप देखोगे, अगर आप बोलो सर इस टाइम में चेक करो, तो इस टाइम में DC की तो यही वैल्यू है, लेकिन उस समय AC की वैल्यू यहाँ पे इतनी है। अब देखो आपने इस टाइम में चेक करना शुरू किया तो DC की तो वैल्यू अभी भी जितनी पहले थी उतनी ही है, लेकिन AC की वैल्यू देखो यहाँ पे कम हो चुकी है। समझ आया। आप इस टाइम में देखो तो DC तो अभी भी इतनी वैल्यू रख रहा है,
मान लो 5 एम्पियर ही रख रहा है, देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन क्या डीसी का वैल्यू बदल रहा है? नहीं। लेकिन देखो इस टाइम में एसी उल्टा भी हो गया और यहाँ पहुंच गया, तो एसी का वैल्यू तो क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है, लेकिन डीसी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि एसी जो है ना, कभी तो सबसे कम करंट दे रहा है सर्किट में, ऐसे देखते हैं, एसी इस पॉइंट पे तो कम करंट दे रहा है और इस पॉइंट में मैक्सिमम करंट दे रहा है, इस पॉइंट में फिर कम करने लग रहा है। तो एसी जो करंट दे रहा है सर्किट को, वो क्या कर रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा ऐसे दे रहा है, लेकिन डीसी हर समय क्या दे रहा है, बराबर करंट दे रहा है। तो यार एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों बराबर करंट दे चुके होंगे सर्किट को, भले ये धीरे धीरे चल रहा है, वाली रेस देखिए। ऐसे एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे एक बाल्टी है, ये क्या है, एक बाल्टी, और ऐसे एक और बाल्टी है, ध्यान से देखना है, दोनों बाल्टी है, सेम इनका वॉल्यूम है, तो इनमें पानी भी क्या भरेगा, सेम ही भरेगा, राइट। एक टैप ओपन करके रख दिया मैंने, इससे क्या गिर रहा है, पानी। अभी जो पानी गिर रहा है ना इससे, ये कांस्टेंट गिर रहा है, यानी इसका रेट क्या है, कांस्टेंट। ये जितनी रफ्तार से गिर रहा है उतनी से गिर रहा है, ये कम ज्यादा नहीं हो रहा। वहीं पे एक दूसरा टैप लगाया मैंने, इसमें जो पानी का रेट है वो कैसा है कि कभी तो पानी गिर रहा है, कभी पानी गिर ही नहीं रहा, कभी बहुत ज्यादा गिर जा रहा है। अब एक टाइम आएगा, मान लो कि यार इसने पानी भरना शुरू किया, टाइम शुरू हुआ टी, कौन सा सेकंड, पहला सेकंड, इसने तो पानी दिया ही नहीं, और इसने पानी को क्या कर दिया, थोड़ा इतना भर दिया, मान लो कितना भर दिया, 1 ml, कितना भर दिया, इस समय इसने भरा नहीं भरा, 1 सेकंड बीत चुका है, 1 सेकंड बीत गया, इसने 1 ml पानी भर दिया और इसने भरा ही नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखो, टाइम अब शुरू होता है, कौन सा सेकंड शुरू हो गया, दूसरा सेकंड, दूसरा सेकंड शुरू हुआ, तो इसने 1 ml और भर दिया, तो टोटल कितना ml भर गया इसमें पानी, 2 ml। और अभी दूसरे सेकंड में इसने कितना भरा पानी बेटा, 1 ml, कोई प्रॉब्लम। 2 सेकंड बाद दोनों के एक हालत देखो, इसने कितना काम कर दिया है, 2 ml काम कर दिया है, और इसने, और दोनों के लिए समय कितना बीत चुका है, 2 सेकंड, समझ आया। तीसरा सेकंड शुरू होता है, थर्ड सेकंड आता है, और हम देखते हैं तीसरे सेकंड में ये फिर भी कितना भरेगा बेटा अभी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट भर रहा है ना, ये हर बार कितना भरेगा, 1 ml। लेकिन इसने क्या किया, जैसे ही तीसरा सेकंड शुरू हुआ, इसने कितना भर दिया पानी, 2 ml, कितना भर दिया। अब देखो 3 सेकंड बाद देखो, क्या दोनों ने बराबर पानी भरा है, 3 सेकंड बाद देखो क्या दोनों ने बराबर पानी भरा है, हाँ इसने भी 3 ml भर दिया, इसने भी, समय क्या लगा दोनों को, 3 सेकंड, बट एक ने हर 1 सेकंड में 1 ml पानी भरा है, वो क्या होता है, वो डीसी होता है, हर 1 सेकंड में बराबर करंट देता है। और ये किसका बिहेवियर है, एसी का। किसी पहले सेकंड में तो दिया ही नहीं, पहले सेकंड जब बीता तो उसने कितना भरा पानी, 0 ml, दूसरे सेकंड में थोड़ा ज्यादा 1 ml, और तीसरे सेकंड में बहुत ही ज्यादा 2 ml। क्या एसी भी ऐसे ही काम करता है, एसी भी तो ऐसे ही बिहेव कर रहा है, टाइम 0 था कुछ नहीं भरा, टाइम बढ़ा तो थोड़ा ज्यादा भरा, टाइम मैक्सिमम हो गया तो मैक्सिमम करंट हो गई, यानी टाइम बढ़ता है तो ये काम उस हिसाब से कर रहा है, और ये तो किसी भी टाइम पे देखो बराबर काम कर रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या 3 सेकंड में दोनों ने बराबर काम किया, अगर मैं कहूं कि 3 सेकंड में किसने कितना काम किया, औसत निकालें इनके काम का, तो एवरेज अगर आप निकालो, एवरेज निकालना चाहो दोनों के काम का, तो इसका एवरेज निकालना जरा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन तीनों को जोड़ो, 2 + 1 2 + 1 + 0, और कितने समय में भरा, 3 सेकंड में, तो एवरेज कितना है, 2 + 1 3/3, कितना आएगा ये, 1, कितना आएगा, इनका एवरेज कितना आ गया बच्चों, 1। अब इसका एवरेज निकालना जरा, वही तरीका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 + 1 + 1 अपॉन, तो इसका भी एवरेज कितना आ गया, तो दोनों ने तो औसत काम या एवरेज काम सेम ही किया, चाहे इसने अलग अलग तरीके से करा। तो यानी कि ये जो टाइम है ये दोनों के लिए क्या है, सेम टाइम है, और सेम टाइम में दोनों ने काम भी क्या किया, सेम किया। वही एसी के लिए भी समझो, क्या एक टाइम ऐसा आएगा दोनों के लिए कि ये दोनों बराबर करंट दे चुके होंगे सर्किट में, जैसे एक टाइम आया, देखो पहले टाइम में तो दोनों अलग अलग वैल्यू रख रहे थे, एक 0 था एक 1 था, दूसरे टाइम में
ये 2 ml भर चुका था और ये तब कितना भरा था 1 ml, लेकिन तीसरा सेकंड वो टाइम था जिसमें दोनों क्या भर चुके थे बराबर। ऐसे यहाँ भी समझो, यहाँ पे समझो पहला सेकंड शुरू हुआ, डीसी की कोई वैल्यू रही होगी, उस समय एसी की अपनी कोई वैल्यू रही होगी। दूसरा सेकंड है, डीसी की वही वैल्यू रही होगी, वो चेंज नहीं, लेकिन एसी की कोई और वैल्यू आ गई होगी। तो क्या सर कोई ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे दोनों सर्किट में बराबर करंट दे रहे होंगे? उसी टाइम को क्या बोलेंगे हम? उसी टाइम को बोलेंगे कि वो टाइम है जहाँ पे एसी क्या है, दोनों सर्किट में बराबर करंट दे रहा होगा। तो अगर आप डीसी का एवरेज निकाल दो, क्या वही एसी का एवरेज होगा? जैसे आपने इसका जो एवरेज निकाला वो क्या आया 1, वही तो इसका भी आ रहा है। तो अगर दोनों के लिए टाइम सेम है और दोनों ने सेम टाइम में सेम काम किया, तो आप चाहे डीसी का एवरेज निकाल दो चाहे एसी का, क्योंकि अब हमें एसी का एवरेज निकालना है तो हम किसका निकाल लेंगे? डीसी का, उस सेम टाइम के लिए। तो वो दोनों के लिए भी क्या होगा? सेम ही होगा। अब डेफिनेशन पढ़ो, अब डेफिनेशन थोड़ा क्लियर होगी सबको। देखो क्या लिखा है, लेकिन याद रखना एसी को हम हमेशा, देखो एक और चीज यहाँ पे नोट करना, अगर आप एसी को कंप्लीट साइकिल के लिए निकालोगे तो आंसर 0 आएगा। मैंने बताया क्यों, क्योंकि जितनी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है उतनी वैल्यू नीचे नहीं। तो टोटल सबको जब जोड़ना शुरू करोगे, जैसे ये 2 + 1 + 0 है, अगर आगे में -2 -1 और -0 कर दो तो सब कट नहीं जाएंगे? तो वही तो यहाँ पे हो रहा है, ये सारी वैल्यू प्लस है और नीचे वाली इतनी ही माइनस है। तो इसका टोटल साइकिल का तो एवरेज नहीं निकाल सकते, 0 से t तक तो नहीं निकालेंगे हम। कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? 0 से लेके t/2, हाफ साइकिल का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नेगेटिव नहीं है ना, इसका तो निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम एवरेज किसका निकालते हैं बेटा? हमेशा हाफ टाइम पीरियड का या हाफ साइकिल का। अब पढ़ो जरा इसको क्या लिखा है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी डीसी की उस वैल्यू को बोलेंगे जब सेम समय में सेम सर्किट में सेम चार्ज ट्रांसफर हुआ हो। तो उस केस में जो डीसी की एवरेज वैल्यू होगी वही एसी की भी होगी, लेकिन यहाँ पे याद रखना एसी के लिए कौन सा टाइम पीरियड है? हाफ टाइम पीरियड, ठीक है ना? तो एसी हमेशा हाफ टाइम पीरियड में एवरेज देगी। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या होगी? डीसी की उस वैल्यू को एसी की एवरेज वैल्यू बोलेंगे जिसके लिए सेम समय में सेम सर्किट में सेम चार्ज ट्रांसफर हुआ हो। समझ में आ गया ना? ठीक है, ये हो गया। अब इस वैल्यू को निकालना भी होगा, एवरेज वैल्यू निकालनी भी तो होगी। तो चलो इसकी एवरेज वैल्यू अब कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है? एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ एसी निकालना है। तो मान लेते हैं कि किसी टी टाइम में करंट की वैल्यू कितनी है? आई है, और ये टाइम बदलता जाएगा तो करंट की वैल्यू भी बदलती जाएगी। मान लो ना एक बहुत छोटा टाइम है, बहुत 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 छोटे टाइम की बात कर रहा हूँ, तो क्या उस छोटे से टाइम में करंट बदल रही होगी? तो हम मानेंगे इतना छोटा टाइम ले लिया कि उस छोटे से टाइम में करंट कांस्टेंट है। उस छोटे से टाइम में करंट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो मैं बोलूंगा फॉर स्मॉल टाइम dt, एक छोटे से टाइम dt के लिए जो I की वैल्यू होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट। बहुत 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 ही छोटा टाइम ले लिया तो उस छोटे से टाइम में करंट की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। तो इस छोटे से समय में कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा सर्किट में वो भी निकाल लेंगे। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है? अब अच्छा करंट अगर टाइम छोटा है तो चार्ज भी तो फिर बहुत ही थोड़ा ट्रैवल हुआ होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू टाइम। तो चार्ज अगर आप निकालना चाहो तो क्या होगा? dq इक्वल्स टू करंट है I और टाइम कितना है? dt। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से क्या आ गया? dq इक्वल्स टू I dt। समझ में आ गया? अब हमें कितने से कितने समय तक का चार्ज चाहिए या कितने समय तक की करंट चाहिए? तो आपको याद है, अगर ये एसी का ग्राफ है तो आपको याद होगा कि 0 से लेके t समय तक का तो हम निकाल ही नहीं सकते, उसमें तो एवरेज 0 आ जाएगा। तो हम कहाँ से कहाँ तक का लेना चाह रहे हैं? 0 से लेके t/2। तो जो अब हम ये जो करंट है इसको ही तो जोड़ना है, अलग अलग वैल्यू है जो आई की, कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है? 0 से लेके t/2। तो यहाँ से लेके 0 से लेके t/2 तक करंट की कितनी वैल्यू आएंगी? इनफाइनाइट। तो अगर इन इनफाइनाइट वैल्यू को 0 से लेके t/2 टाइम तक जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। करंट कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे हो? 0 से लेके t/2 तक। समझ आ गई बात? अब देखो dq 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 जुड़ते जुड़ते क्या हो जाएगा? q। इंटीग्रेशन 0 से लेके t/2। I कितना है बेटा? I0 साइन ओमेगा t पीछे dt। ठीक है, अब देखो I0 तो कांस्टेंट है,
कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, ना डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट का, ना इंटीग्रेशन, तो आई नॉट आ जाएगा बाहर। अब साइन ओमेगा टी का या साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए, होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है तो इसका क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। देखो कैसे, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा कांस्टेंट है तो वो नीचे आ जाएगा, और लिमिट क्या है बेटा, 0 से t/2। इस ओमेगा को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से अगर बात करें तो Q इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन ओमेगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस भी बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया, कॉस ओमेगा टी, t/2 लिमिट है 0 से लेके t/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं, तो कॉस ओमेगा स्मॉल टी की जगह क्या आ जाएगा, t/2 माइनस 0 आएगा, ये तो पूरा क्या हो जाएगा, अच्छा सुनो, ये 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 0, ठीक है। अभी अभी मैंने पढ़ाया था ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t। तो देखो यहाँ से जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या रखोगे यहाँ पे, कॉस 2π/t t/2, और कॉस 0 क्या होता है, देखो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू ये क्या है, आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये कितना हो गया, कॉस पाई यानी 180, कॉस 180 क्या होता है बेटा, -1, और पीछे भी क्या है, -1, -1 -1 -2 इंटू आई नॉट, -2 आई नॉट, आगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ से 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2π/t, टी ऊपर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2t आई नॉट अपॉन 2π, है ना, 2π/t था, टी ऊपर भेज दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो चार्ज कितना आ गया, आई नॉट टी अपॉन पाई, कोई प्रॉब्लम, ये आ गया टोटल चार्ज जो कहाँ से कहाँ तक मूव हुआ, 0 से लेके t/2 तक, कोई प्रॉब्लम। अब मैं क्या निकालनी, एवरेज करंट, तो एवरेज करंट कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो यहाँ से निकाल देते हैं फटाफट से। तो देखो करंट एवरेज निकालना है तो आपको आई एवरेज निकालना है, एवरेज करंट क्या होगी, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना लिया बेटा आपने, t/2 लिया, देखो आई एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ से 2q/t, यही होगा, 2 ऊपर चला गया ना, अब q कितना है आपका, 2 की जगह 2, q कितना है आपका अपॉन पाई, और नीचे भी क्या है t, अब t से t तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आई एवरेज कितना आ गया यहाँ से 2/π आई नॉट। अब याद रखना बेटा, जो 2/π होता है उसको सॉल्व करोगे ना अगर वैल्यूज को, तो आएगा 0.637 आई नॉट, यानी करंट की एवरेज वैल्यू उसकी पीक वैल्यू का कितना टाइम्स है, 0.637, अगर परसेंटेज में लिखोगे तो क्या होगा, आई एवरेज इक्वल्स टू 63.7% ऑफ आई नॉट, ठीक है, इतना कर लो, इसके बाद कल करते हैं, ठीक है ना।